हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग राधे जीएस इनसाइड में। और जैसा कि ये थंबनेल में ही दिख रहा होगा कि इस वीडियो के माध्यम से हम पेट एग्ज़ाम का जो घटना चक्र की बुक है वो मतलब उसके में जीएस के जितने भी पोर्शन है या जीएस के जितने भी तथ्य इसमें सम्मिलित किए गए हैं उन सभी तथ्यों को हम लोग देखेंगे, चाहे वो हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो या पॉलिटी का हो। मतलब सारे पार्ट को अलग अलग मतलब अलग अलग वीडियो के माध्यम से इस समय हम लोग देखेंगे। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए देखिए, इसमें पहला पार्ट है, ये ऊपर दिख ही रहा होगा। इसमें जो पहला पार्ट है भारतीय इतिहास का, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। हालांकि ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इतिहास से ही में ही सम्मिलित हो जाएगा। फिर उसके बाद भूगोल है, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था और एक मिनट, हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, उसके बाद से सामान्य विज्ञान। तो देखिए टॉपिक नंबर 6 तक हम लोग इसमें देखेंगे कि कितने मतलब तक क्या क्या इसमें दिया गया है। हालांकि बाद में हम लोग हो सके तो हिंदी का भी देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन 6 टॉपिक तक इसमें हम लोग पूरा कवर करेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए पहला ही भारतीय इतिहास, हमने कहा कि भारतीय इतिहास से हम लोग शुरू करेंगे। तो भारतीय इतिहास में भी पहले सभी लोग पता होगा कि भारतीय इतिहास 3 भागों में विभाजित है। एक तो प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद आधुनिक भारत। तो ज़्यादा इसी में हम लोग प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ जितने भी फैक्ट हैं महत्वपूर्ण, एग्जाम के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उन सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को देखेंगे। तो इसमें देखिए पहला ही है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इसमें पहला सिंधु घाटी की सभ्यता में कह रहा है कि पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में हुआ था। आप सभी लोगों को पता होगा कि जो पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो पूरा पाषाण काल, इस पर मैं लिख नहीं रहा, मतलब लिखा नहीं जा रहा, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुनिए। देखिए एक तो पूरा पाषाण काल, और एक पूरा पाषाण काल, नेक्स्ट मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो उसी में जो मध्य पाषाण काल है उसी में कह रहा है कि पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था ना, ये मध्य पाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? तो ये मध्य पाषाण काल में हुआ था। और इसी में देखिए कह रहा है कि पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, नर्मदापुर मध्य प्रदेश तथा बागोर बागोर जो भीलवाड़ा राजस्थान में से प्राप्त हुआ है। दूसरा कह रहा है कि मध्य पाषाण कालीन मादहा जो कि प्रतापगढ़ है, और प्रतापगढ़ के मतलब उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है, हड्डी और सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए यहाँ से। नेक्स्ट है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिला है वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से मिला है। नेक्स्ट कह रहा है कि नर्मदा क्षेत्र की खोज किसने किया था भाई, मतलब कब हुआ था? तो नर्मदा क्षेत्र की खोज वर्ष 1982 में की गई थी। और मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम जो कि जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। ये कई बार प्रश्न पूछ चुका है कि मानव कंकाल के साथ मतलब कुत्ते का मतलब कहाँ प्राप्त हुआ है, तो बुर्जहोम। एक प्रश्न ये भी पूछा कि बुर्जहोम जो है किस राज्य में है, तो ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और गर्त आवास के साक्ष्य भी बुर्जहोम से ही प्राप्त हुए हैं, ठीक। अगला कह रहा है कि बुर्जहोम पुरास्थल की खोज कब हुआ था भाई, तो 1935 में हुआ था। और किसने किया था? तो इसको एच.डी. टेरा एवं टी.टी. पीटरसन ने किया था। नेक्स्ट एक सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नव पाषाण काल में हुआ था। हाँ, अभी हम लोग ऊपर देखा कि मतलब देखेंगे कि प्राचीन इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया था। एक तो पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, सॉरी, हाँ, एक तो पाषाण काल, नो सॉरी, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो उसी में जो नव पाषाण काल है इसी में खाद्यान्न का उत्पादन था। नेक्स्ट एक बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ से सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। अगला है कि चालकोलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। चालकोलिथिक, चालको मतलब ताम्र और लिथिक मतलब युग, तो मतलब लिथिक मतलब पसार, ठीक है। तो चालकोलिथिक मतलब ताम्रपाषाण युग। उसके बाद कह रहा है कि नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है जो खरगोन जिले में स्थित है। नवदा टोली का उत्खनन जो करवाया था, किसने करवाया था? तो एच.डी. संकालिया ने कराया था। किसने? एच.डी. संकालिया ने। नेक्स्ट एक नवपाषाण कालीन पुरास्थल के राख के टीले कर्नाटक के बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ भाई? तो राख के टीले जो दक्षिण भारत से प्राप्त हुआ है, संगनकल्लू से। और संगनकल्लू है किस राज्य में? तो ये कर्नाटक राज्य में, ठीक। अगला है कि गेरुवर्डी गैरिक मृदभांड पात्र अर्थात ओसीपी के साक्ष्य हस्तिनापुर एवं अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुआ। कहाँ से? हस्तिनापुर एवं अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है।
नेक्स्ट एक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। और अगला कार्य है कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल उत्खनन करता है, खोज करता है, अर्थात सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थान हैं उसको किसने खोज किया है या किसने मतलब उसका खोज करता कौन है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछता है, ईयर भी कभी कभी पूछ लेता है मिलान करने के लिए। देखिए हड़प्पा का खोज का मतलब खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने, इन्हीं ने उसका उत्खनन करवाया था। फिर मोहनजोदड़ो का तो राखाल दास बनर्जी, और ये 1922 में यहाँ पे खुदाई हुई थी। रोपड़ का तो यज्ञदत्त शर्मा, और 1953 से लेके 55 तक इन्होंने इसकी जगह को खोजा था। नेक्स्ट है लोथल, जो कि SR राव के द्वारा खोजा गया था 1955 से लेके 1962 तक। उसके बाद कह रहा है कि बीबी लाल कौन है भाई, ये बीबी लाल हैं, जो कि 1960 से लेके 1961 तक, 1960 से लेके कब तक, 1961 में खोज किया था। और BK थापर, हालांकि इनका नहीं, सॉरी एक मिनट क्या हो गया भाई, हाँ देखिए ये कालीबंगा का जो खोज किया था ना बीबी लाल एवं BK थापर ने किया था 1960 व 61 में। नेक्स्ट रंगपुर की खुदाई खोजकर्ता कौन थे भाई, तो MS वत्स थे, जो कि 1935 में इन्होंने इसकी खुदाई किया था। चंदूड़ो तो NG मजमूदार, जो कि 1931 में इसकी खुदाई करवाई थी। नेक्स्ट सुरकोटदा, जिसकी खुदाई JP जोशी ने करवाई थी 1964 में। नेक्स्ट बनावली खोज किसने, RS बिष्ट ने 1974 से लेकर 77 तक करवाया था। उसके बाद है आलमगीरपुर कहाँ है भाई, तो ये है UP में। और यज्ञदत्त शर्मा इसकी खुदाई करवाई थी 1958 में, कब, तो 1958 में। कोटदी, तो देखिए कोटदी जो है ना फजल अहमद खां के द्वारा ये इसकी खोज की गई थी 1953 में। नेक्स्ट सूतका गेंडोर, तो RL स्टाइन, जो कि 1927 में इसकी खोज की थी। मांडा JP जोशी, मांडा ये है कहाँ भाई, तो ये कश्मीर में है, और ये उत्तरी सिंधु घाटी के जो उत्तरी सिरा है उसका लास्ट है ये मांडा। नेक्स्ट और इसकी खोज JP जोशी ने 1982 में करवाया था। उसके बाद है बालाकोट, तो बालाकोट जॉर्ज F डेल्स 1973 से लेकर 1976 में इसकी खुदाई करवाई थी। धौलावीरा, तो धौलावीरा की जो खुदाई करवाई थी JP जोशी के द्वारा हुआ था 1967 से लेकर 1968 तक। मिताथल, तो मिताथल की खुदाई किसने, तो मतलब खोजकर्ता कौन थे, तो सूरजभान थे, और इन्होंने खोज कब किया था 1968 में। राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी कब हुआ था, तो ये सूरजभान के द्वारा इसकी खोज की गई थी, और ये कब हुआ था, तो 1969 में। अगला है कि भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। किसको, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। और लॉर्ड कर्जन के समय 1901 में, कब, तो भाई 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक बनाया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। आदि ऐतिहासिक काल, आप लोग जानते ही होंगे कि इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है, एक तो प्रागैतिहासिक काल, एक आधे ऐतिहासिक काल, और उसके बाद से आता है एक ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल तो उसको कहते हैं जिसमें कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं है, मतलब उसके बारे में कोई साक्ष्य, मतलब लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, ठीक है, कहने मतलब कोई साक्ष्य का मतलब लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, ठीक। और उसके बाद आधे ऐतिहासिक के अंतर्गत क्या आता है, तो यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हैं, लिपि है यहाँ पे, लेकिन उसको अभी तक डिकोड नहीं किया गया, मतलब उसको पढ़ा नहीं गया है, ठीक है, और इसी के अंतर्गत सिंधु सभ्यता आती है, ठीक। और अगला कार्य है कि भारतीय पुरातात्विक साक्ष्यों से अलग, पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो कि बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने गए हैं। देखिए हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर, हालांकि बहुत इसका जो नगर कौन से नगर किस नदी किनारे था, ये कई बार पूछ लिया है, तो कई बार पूछा भी है, महत्वपूर्ण है ये। तो हड़प्पा किस नदी किनारे है, तो रावी नदी किनारे। मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी किनारे हैं। और उसके बाद क्या है, रोपड़ जो है सतलज नदी किनारे है। कालीबंगा घाघर नदी किनारे है। लोथल किसके, तो भोगवा नदी किनारे है। और सुतका गेंडोर तो ये दास्त नदी के किनारे हैं।
अगला है देखिए सुतका को, ये सादीकौर नदी किनारे है। आलमगीरपुर ये हिंडर नदी किनारे है। रंगपुर भादर नदी किनारे। कोडदजी ये सिंधु नदी किनारे है। कुड़ाल किसके नदी किनारे है, तो ये सरस्वती नदी किनारे है। चंदोड़ो भी सिंधु नदी के किनारे है। उसके बाद बनावली, तो देखिए बनावली जो है ना सरस्वती नदी के किनारे है। मांडा कहाँ है भाई, तो ये चिनाब में चिनाब नदी किनारे है। मांडा आप लोग सभी को पता ही होगा जो कि जम्मू कश्मीर है और सिंधु हड़प्पा सभ्यता का एकदम उत्तरी स्थल है ये। उसके बाद क्या है भगवानपुर, तो देखिए ये भी सरस्वती नदी किनारे है। डैमाबाद ये प्रवरा नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट है आमरी, क्या है भाई, आमरी, आमरी कब किस नदी किनारे है, आमरी जो है ना ये सिंधु नदी किनारे है। राखीगढ़ किस नदी किनारे है, तो ये घग्गर नदी किनारे है। ठीक है, और अगला कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरी थी। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी भाई, नगरी थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु, आप सभी लोग पता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वैदिक सभ्यता से पहले थी, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता क्या दिया, नगरीय दिया, और वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। उसके बाद कह रहा है पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का क्या है, प्रमुख स्रोत है। क्योंकि यहाँ पे अभी हड़प्पा सभ्यता में, हाँ नहीं लिपि तो है लेकिन उसको अभी पढ़ा नहीं गया, इसलिए खुदाई के अनुसार जो भी मतलब चीज़ें मिलती हैं उसी के अनुसार इतिहास लिखा गया है। अगला है कि हड़प्पावासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। नेक्स्ट कर प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद परिपक्व हड़प्पा, क्या कर रहे हैं कि परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथों से चालित चालकों का प्रयोग किए जाने लगा था। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब हुआ था भाई, तो पूर्व आर्य काल से माना जाता है। इसके हड़प्पा संस्कृति की मुहरों और पहली भारत में पहली मूर्ति पूजा ज़्यादातर माना जाता है किसकी की पूजा हुई थी, तो भगवान बुद्ध की। खैर अगला हम लोग देखते हैं हड़प्पा संस्कृति की मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है। हालांकि इसमें दिया नहीं, आदि दे दिया है, क्योंकि इसमें दिया ना कि मुहरों का टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता, लेकिन गाय का चित्रण नहीं मिलता है, लेकिन सांड का चित्र जरूर मिलता है। और सांड का जब चित्रण मिलता है तो यहाँ पर गाय होने का भी साक्ष्य जरूर होगा, हालांकि चित्रों में उसे उकेरा नहीं गया है। अगला करेगा हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। ये तो सब पहले से ही पता था, कोई नई बात नहीं है। अगला कार्य राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये पीसीएस में एक बार दो बार भी पूछ चुका है कि जूते हुए खेत किस नदी मतलब किस शहर के किनारे किस नदी किनारे प्राप्त हुए हैं, तो ये घग्गर नदी के किनारे। और कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अगला कह रहा है कि गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। अगला है कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति भी मिली है। बनावली से क्या मिला भाई, तो पक्की मिट्टी की बनी हुई आकृति प्राप्त हुई है। सिंध सभ्यता का महान स्नानागार, क्या कह रहा है इसमें, तो सिंध सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगला सिंधु सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कौन सी युगीन थी भाई, कांस्ययुगीन सभ्यता थी, तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, अर्थात सिंधु सभ्यता के लोग लोहे को नहीं जानते थे, जबकि वैदिक काल में आते आते लोहे के जो जितने भी हथियार थे वैदिक काल में राजाओं के सबसे महत्वपूर्ण हथियार ये माने गए। उसके बाद कर राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी तो पूछता है ये है कहाँ भाई, तो ये हरियाणा में है, और ये हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी पे स्थित है। यहाँ से 3 प्रश्न पूछ सकता है कि राखीगढ़ी जो किस राज्य में है, तो हरियाणा में है, और किस नदी किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि राखीगढ़ी की खोज कब हुआ था भाई, तो राखीगढ़ी की खोज वर्ष 1969 में, कब 1969 में सूरजभान ने की थी। उसके बाद मोहनजोदड़ो तथा चंदोड़ो दोनों सिंध प्रांत तथा सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में भादर नदी के पास स्थित है, जहाँ पे जो है इस समय अंडरग्राउंड है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है।
रंगपुर में धान की भूसी के ढेर मिले हैं। क्या मिले हैं? रंगपुर है कहाँ भाई? तो देखिए रंगपुर जो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है और रंगपुर में सब धान की भूसी के ढेर मिले हैं। प्रश्न पूछ सकता है कि धान की भूसी के ढेर कहाँ मिले हैं? रंगपुर में मिले हैं, या पूरा पूरा ये स्टेटमेंट ही रख सकता है कि रंगपुर में धान की भूसी के ढेर मिले हैं। यहाँ से यहीं से एक प्रश्न बना सकता है कि रंगपुर जो है गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है और रंगपुर में धान की भूसी की मतलब धान की भूसी के ढेर मिले हैं। तो ये प्रश्न यहीं से हो सकता है। अगला कह रहा है कि रंगपुर की खुदाई वर्ष 1953 से 1954 में शिकारीपुरा रंगनाथ और राव द्वारा की गई थी। और रंगपुर से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर से कच्ची ईंटें के दुर्ग, नालियां और मृदभांड मिले हैं। अगला कह रहा है कि दधेरी एक परवर्ती पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी कौन से राज्य में भाई? तो ये पंजाब राज्य में है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर प्रदेश में चिनाब नदी से दक्षिण में गोदावरी नदी की सहायक नदी परौरा नदी के तट तक माना जाता है। उसके बाद सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की, और उसके बाद से पशुपति शिव की भी पूजा करते थे। और आगे देख लेते हैं पशुपति शिव के बारे में क्या है। तो देखिए इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर से है और जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। देखिए जितने भी मतलब आधे ऐतिहासिक काल के जितने भी साक्ष्य मिले हैं, मतलब जो भी इतिहास लिखा गया है वो खुदाई के अनुसार ही लिया गया है। खैर अगला देखते हैं। अगला कार्य उस योगी के बाईं ओर बाघ और हाथी। बाईं ओर क्या है भाई? बाघ और हाथी है तथा दाईं ओर गेंडा और भैंसा तथा आसन के नीचे 2 हिरन चित्रित किए गए हैं। अगला है कि योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है। क्या है भाई? एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। तो इसी को देखते हुए मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव की संबोधित किया था। अगला है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान के साहिवाल, क्या करा इसमें? तो पाकिस्तान के वर्तमान में साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा टीले की खुदाई की है। अगला करें 1922। कब? 1922 में राखाल दास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरखाना जिले में स्थित सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों को पता लगाया था। उसके बाद कह रहा है वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया जाता था। सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो। अगला कह रहा है मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित उत्खनन के कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल कोकुदामान वृषभ की आकृति वाली मुहर प्राप्त हुई है। ठीक है, इसी के आधार पर ये जो वृषभ मतलब एक तरह से सांड होता है। ठीक है, तो सांड के और जो मतलब कुबड़ वाले सांड एक तरह से हैं या बैल एक है, बैल कहना अच्छा ज़्यादा लग रहा है। तो कुबड़ वाले बैल का जो साक्ष्य मिल रहा है तो इसका मतलब गाय का तो जरूर साक्ष्य होगा। ठीक है, क्योंकि बैल उड़ के तो आया नहीं होगा। खैर अगला देखते हैं। सिंधु सभ्यता के मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का, उसके बाद कुबड़ वाले भैंस का है। भैंस का नहीं, कुबड़ वाले बैल का है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है, मतलब अगला इसमें क्या दिया है कि सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सही है बिल्कुल। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी से हुआ है। ये भी सही है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता है, मतलब होता नहीं, रेगिस्तान होता। अगला कर रहा है सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे और उसको पढ़ वर्तमान में जितने समय लोग भी हैं क्या उसको पढ़ भी लेते हैं? तो ऐसा सही इसका आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट कर रहा है सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को समानतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। उसके बाद सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, अर्थात भाव चित्रात्मक मतलब चित्रों को उकेरा गया था और ये लिपि दाएं से बाएं और दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। देखिए ये क्या होता है, हम लोग ज़्यादातर इधर से लिखते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं
तो इसमें जो होता है ना, दाएं से बाएं लिखा जाता है। किसमें? दाएं से बाएं लिखा जाता है। हालांकि हर प्रश्न दाएं से बाएं नहीं लिखा जाता है, और जो दाएं से बाएं आ रहे हैं, पेज भर गया, तो ये क्या करते हैं ना, हम लोग पहले बाएं से और जो लिखते हैं तो पीछे मुड़ जाते हैं, ऐसे कर लेते हैं। लेकिन ये दाएं से आ रहे हैं और ये भर गया तो यहीं से घुमा लेंगे, ठीक है। ये पूरा पीछे नहीं छोड़ने जाएंगे, यहाँ से घुमा लेंगे, फिर यहाँ से घुमा लेंगे, मतलब एक तरह से ये हमेशा अपने दाएं, सॉरी हाँ, खैर अगला हम लोग देखते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हमेशा एक तरह से मतलब दाएं तरफ से लिखी जाती है, ठीक है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी दाएं तरफ से लिखी जाती थी, लेकिन हाँ एक हो जाता था, मतलब बाएं तरफ होता था, और जो एक पूरा लाइन भर गया तब जाकर बाएं पेज से होता था पुनः। खैर प्रमुख धातु या प्राप्ति स्थल देख लेते हैं। तो तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है? खेतड़ी, राजस्थान, जो कि बलूचिस्तान एवं ओमान में भी है। लाजवर्द कहाँ से? तो बदख्शां, जो कि अफगानिस्तान में है। टीन कहाँ से? तो ईरान और अफगानिस्तान से मिला है। चांदी कहाँ से भाई? तो राजस्थान की जावर अजमेर खानों से, अफगानिस्तान है, ईरान। अगला है सीसा, तो ईरान, अफगानिस्तान और अजमेर। शिलाजीत भाई कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश पे है। और गोमेद क्या है? तो गोमेद कहाँ पे है? तो गुजरात में है। अगला क्या है? वैदिक संस्कृति। क्या है? वैदिक संस्कृति।